हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो हमने बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में पढ़ा है। उसके पहले कॉर्पोरेट अकाउंट के एमसीक्यूज पढ़ा है हमने। उसके पहले कॉर्पोरेट अकाउंट की थ्योरीज पढ़ा था हमने, शेयर्स डिबेंचर के बारे में। आज उसी से कंटिन्यू टॉपिक है आपका गुडविल एंड शेयर। मैं खुद ईच एंड एवरी टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक ना छूट जाए, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि कॉस्ट की क्लास ले लो सर, एंड रेशियो की क्लास ले लो। पहले वन से कॉर्पोरेट खत्म हो जाए। मैं सीक्वेंस वाइज ही चल रहा हूँ, मैं सिलेबस के हिसाब से चल रहा हूँ। तो जितने वीडियोस चल रहे हैं सब आप अगर सिलेबस देखेंगे तो यूनिट वाइज चल रहा है। जो जो यूनिट बताया था उसी के हिसाब से सारा का सारा टॉपिक चल रहे हैं। तो अब जो चैप्टर्स बचे ना, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स है। उसके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा टफ नहीं आने वाले। टफ का पोर्शन था वो सारा खत्म हो गया है। अब जो बच रहे हैं अकाउंट्स के, सब सिंपल सिंपल बचे हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और उसके बाद आज की भी क्लास का दो सेक्शन में बटा हुआ है, एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर। अंशों का मूल्यांकन और ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है सभी ने पहले पढ़ा है, और सबके लिए बहुत इजी चैप्टर है। कोई यहाँ पर अच्छा ट्रिक नहीं मिलने वाला, कोई बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट वे नहीं बनने वाले। सिंपल से क्वेश्चन है, बस आप सभी पढ़े हैं। एक रिवाइज दूंगा, फटाफट याद आ जाएगा, और इसका एक से दो क्वेश्चन निकल जाएगा आराम से। एक क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ शेयर का आने वाला है, एक क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के आने वाला था। दो क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। और सर यहाँ पर लॉट ऑफ एमसीक्यू, आप लोग भी घर में बहुत ज्यादा एमसीक्यू रिलेटेड टू दिस टॉपिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल से फॉर्मूला होंगे, उससे आपको क्वेश्चंस बन जाएगा। तो आओ चेक करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्या है, सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं गुडविल क्या होता है। लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनोगे, सारा का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गुडविल क्या होता है? यस, फेमस, फेम, रेप्यूटेशन, नेम, ब्रांड नेम, ख्याति, प्रसिद्धि, है ना। ये सारे के सारे को क्या बोला जाता है? गुडविल बोला जाता है। ओके सर, अब आप लोगों को पता होगा कि गुडविल कौन सा एसेट्स होता है। बिल्कुल सही, बेसिक क्लास में भी हमने पढ़ा था कि गुडविल क्या होता है। इनटेंजिबल एसेट्स होता है, अमूर्त संपत्ति होता है, जिसको तुम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ओनली इट कैन बी फील, सिर्फ इसको फील किया जा सकता है। ठीक है, अब गुडविल हमने पहले बेसिक पढ़ा हुआ था कि गुडविल ऐसा 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 होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि गुडविल कितना है ये पता कैसे चलेगा। मान लो मैं बोलता हूं कि मेरे बिजनेस का एज अ टीचर मेरा या मेरे कोचिंग का कितना गुडविल है, बताओ। अभी तक हमने गुडविल की मीनिंग मीनिंग एवरीथिंग पढ़ा हुआ है, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा हो कि गुडविल ऐसा 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 होता है, एसेट से होता है। बट मैं बोलूंगा कि चलो मेरा गुडविल निकाल के बताओ, सर का गुडविल निकाल के बताओ। सर क्या फेमस है? हाँ थोड़ा बहुत हूँ। क्या मेरा गुडविल होगा? बिल्कुल थोड़ा बहुत होगा। तो मेरा गुडविल क्या है बताओ। तो जैसे मैं आप लोगों से स्टूडेंट को पूछूंगा कि मेरा गुडविल निकाल के बताओ, तो तब आप लोग बोलोगे कि सर अगर मुझे आपका गुडविल निकालना है तो आपको अपना प्रॉफिट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर मैं अपना प्रॉफिट आपको बता देता हूं तो आप बड़े इजीली गुडविल निकाल सकते हो। मेरा प्रॉफिट ईयर बाय ईयर मेरा प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है तो मेरा गुडविल भी ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है। अच्छा, सडनली एक ही साल में प्रॉफिट बहुत हाई हो गया तो वो गुडविल नहीं करता। गुडविल धीरे 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 ग्रोथ को दिखाता है, प्रॉफिट को दिखाता है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति की गणना करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ही इंफॉर्मेशन होना चाहिए जिसका नाम है प्रॉफिट। वंस आपको प्रॉफिट मिल जाएगा आप गुडविल निकाल लेंगे। अब प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट चाहिए, कैसे कैसे टाइप के प्रॉफिट होते हैं, तो गुडविल चैप्टर पूरा का पूरा प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। आओ चेक करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को निकालने के कितने मेथड्स होते हैं? तो सबसे पहला मेथड होता है कौन सा? सबसे पहला मेथड होता है तुम्हारा कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड, हिंदी में इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। हिंदी में बोला जाता है औसत लाभ। एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। हिंदी वाले होंगे तो हिंदी में बनाते जाना इसको। एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। लेकिन ये जो एवरेज प्रॉफिट होता है इसका भी दो टाइप होता है, एक सामान्य या सिंपल एवरेज बोल सकते हैं, सामान्य औसत लाभ। कई बार इसको औसत लाभ भी बोला जाता है, इसी को लिया जाता है जब भी आप औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट बोलोगे तो सिंपल वाला लेते हैं। और एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? भारित औसत लाभ। क्या होता है ये? भारित औसत लाभ, वेटेड एवरेज।
सर इसका क्या क्या फॉर्मूला होता है, कैसे कैसे बनता है, सब कुछ बना के रखा हूं मैं, बढ़िया से डाउनलोड करना। अच्छा, कभी कभी डिस्क्रिप्शन में तुरंत पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है, 2-3 घंटे के बाद या सेकंड डे चेक करोगे तो अपलोड हो गया रहता है। कई बार हम लोग रात के वीडियो अपलोड करते हैं तो वो नहीं हुआ रहता है, तो दूसरे दिन तक अपलोड हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लास्ट वीडियो का भी अपलोड हो चुका होगा। ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट जो होता है उसके दो टाइप के एवरेज प्रॉफिट होता है, एक सिंपल वाला सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सर सिंपल कैसा होता है, अभी दिखा दूंगा। दूसरा क्या होता है, वेटेड भारित औसत लाभ, ठीक। तीसरा नाम आपने सुना होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना। सुपर प्रॉफिट मेथड को हिंदी में क्या बोला जाता है, बोलो। अधिलाभ विधि, अधिलाभ विधि। अगला क्या है तुम्हारा, कैपिटलाइजेशन मेथड, इसका क्या नाम होता है, पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण विधि। अधिलाभ मेथड पूंजीकरण विधि हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कैपिटलाइजेशन का भी दो पार्ट होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सर इतना सारा कैसे याद करेंगे, अभी मेरे साथ साथ पढ़ते पढ़ते ईच एंड एवरी टॉपिक कवर करा दूंगा। आओ सर, देखो क्या है। सबसे पहला मेथड है तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप लोग बता एवरेज कैसे निकालते हो, कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ना है और जितने साल होंगे उनसे डिवाइड कर देना। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। कुल लाभ, टोटल जितना प्रॉफिट होगा कुल लाभ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, वर्षों की संख्या से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है सर। अब लेकिन ये तो मेरा एवरेज प्रॉफिट है, चैप्टर क्या चल रहा है, बोलो। चैप्टर क्या चल रहा है, गुडविल चल रहा है, लेकिन ये क्या निकला, एवरेज प्रॉफिट निकला, भी गुडविल नहीं निकला है। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, ये जो एवरेज प्रॉफिट होगा, इसी एवरेज प्रॉफिट को आप इंटू कर देना नंबर ऑफ परचेज ईयर से। अगर आप एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से नंबर ऑफ ईयर वर्षों की संख्या से इंटू कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। लेकिन सर ये नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होता है, वर्षों की संख्या क्या होती है, जरा ये बताओ। देखो, आज अगर आप किसी के बिजनेस को खरीदते हो, ठीक है, अब उसके बिजनेस में एसेट्स है 50 लाख का, आप किसी के बिजनेस को खरीदे, उसके बिजनेस का एसेट्स है 50 लाख का, वो बोलेगा लेकिन मैं अपने बिजनेस को 50 लाख में नहीं बेचूंगा, वो बोला मैं अपने बिजनेस को 60 लाख में बेचूंगा। तुम पूछोगे 50 लाख का जब तुम्हारा लैंड बिल्डिंग है, फर्नीचर मशीन है, तो तुम 60 लाख में क्यों बेच रहे हो, तो बोलेगा देखो मेरा बिजनेस जो है फेमस है, कई सालों से चला आ रहा है, मेरे कस्टमर्स बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 50 लाख के बदले 60 लाख देना है, जो 10 लाख रुपए मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ फॉर गुडविल। मैं बोला कि अब वो 10 लाख मैं आपको दे दूंगा तो इससे क्या बेनिफिट होगा, मुझे क्या बेनिफिट होगा, आपको तो 10 लाख मिलेगा। तो सामने वाला बोलेगा, ध्यान से सुनना, सामने वाला बोलेगा मेरे बिजनेस को खरीद लो, आपके पास आने वाले 3 साल तक कस्टमर देखने की जरूरत नहीं है, मैंने बिजनेस को इतना अच्छा जमा के रखा है कि आपको 3 साल तक तो परेशान नहीं होना है। क्यों, हमेशा के लिए क्यों नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा नाम चलेगा, तुम्हारा सर्विस चलेगा, तो तुम्हारा सर्विस खराब रहेगा तो जिंदगी भर तो प्रॉफिट कमा नहीं पाओगे। तो मेरा इतना नाम बन चुका था कि तुम अगर ये बिजनेस को खरीदोगे तो आने वाले 3 साल तक तुमको प्रॉफिट होता रहेगा, इसलिए उसको परचेज ईयर बोलते हैं। कई लोग बोलेंगे आने वाले 5 साल तक तुमको प्रॉफिट मिलेगा, आज गुडविल का पैसा दे दो, आने वाला 5 साल तो तुम्हारा जो गुडविल है, वो जो प्रॉफिट है, वो कितने साल तक आपको एडवांटेज देगा। अगर मैं आज अपना कोचिंग बेच देता हूँ और मेरा कोचिंग कोई खरीद लेता है तो जिंदगी भर तो नहीं कमा सकता, क्योंकि उसका टीचिंग मेथड अलग होगा। लेकिन कुछ साल तक तो कस्टमर आते रहेंगे, कुछ साल तक तो स्टूडेंट आते रहेंगे। मैं बोला कि 3 साल तक तो तेरे को देखना नहीं पड़ेगा टीचर कौन है, अपने आप स्टूडेंट आएंगे, इतना नाम मैंने बना लिया है। तो सर आपको बेनिफिट कितने साल तक मिल रहा है, 3 साल तक, दैट इज योर परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ द ईयर, इसी को नंबर ऑफ परचेज ईयर बोलते हैं, क्रय वर्षों की संख्या। ठीक है। तो आई होप ये वाला टॉपिक शायद तुमको ना पता हो, फॉर्मूला तो सभी को पता था, नंबर ऑफ परचेजर क्या होता है। तो सर एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज पूरे प्रॉफिट को जोड़ना, 5 होगा तो 5 को जोड़ना, 5 से डिवाइड करना तो एवरेज निकलेगा। इस एवरेज को कितने साल तक फायदा मिलेगा, तो 3 साल तक फायदा मिलेगा, उसको इंटू करोगे तब जाकर तुम्हारा क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर मैंने कुछ रखा हुआ है तुम्हारे लिए, एक है एबनॉर्मल प्रॉफिट, एक है नॉर्मल, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस। सर ये क्या होता है, इसके क्वेश्चंस तुम्हारे तो मुझे नहीं लगता तुम्हारे लेवल्स में बनाएंगे, 12th में बहुत जरूरी टॉपिक है, बीकॉम में भी बहुत जरूरी टॉपिक है, बट फिर भी हम डिस्कशन करते थे, ज्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट लूंगा इसके लिए। चलो, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सुनना ध्यान से। हाँ, आपके बिजनेस में हर साल एक प्रॉफिट हो रहा है, अचानक आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया,
फिर अगले साल फिर नॉर्मल हो गया। कैसे कैसे कैसे? जैसे मान लो सैनिटाइजर इंडस्ट्री, मास्क इंडस्ट्री, जितने लोग थे जो सैनिटाइजर बनाता था, वो 2000 के पहले, सन 2000 के पहले भी सैनिटाइजर बनाता था। 2016, 17, 18, 19, 20 तक हर साल उसका ऐसे नॉर्मल प्रॉफिट था। अचानक 2020-21 में उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया सैनिटाइजर कंपनी का। फिर नॉर्मल हो गया तो 22, 23, 24 से वापस प्रॉफिट नॉर्मल हो गया। तो जो 2 साल उसको अचानक भयानक बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, अचानक भयानक बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ गया, उसको क्या बोलेंगे? अब नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं था, नॉर्मल प्रॉफिट तो तेरा ऐसा ऐसा चल रहा था, ऐसा ऐसा प्रॉफिट चल रहा था। अचानक 2 साल तेरा प्रॉफिट बढ़ा, उसके बाद फिर वापस ऐसा आ गया। तो ऐसे प्रॉफिट जो सडनली क्रिएट कर देते हैं, इसको गुडविल के कैलकुलेशन में नहीं लेना है। ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। मान लो किसी साल तुम्हारे को क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी का पैसा मिल गया, या फिर क्या हुआ, लॉटरी लग गई, या फिर जो आपका बिजनेस का काम नहीं है, बिजनेस के बाहर से आपको पैसा मिल गया, या कहीं पर आपने कुछ बॉन्ड्स खरीदे थे, शेयर्स खरीदे थे, उसका मेच्योरिटी टाइम आ गया था, बहुत ज्यादा पैसा आ गया। तो ऐसे प्रॉफिट अगर बढ़ते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट बोला जाता है। ठीक है, और ऐसे प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करना है। तो बोलो प्रॉफिट क्या होता है? प्लस। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? हमने प्लस कर दिया है, तो उसको हटाना पड़ेगा, इसलिए आपको यहाँ पर माइनस करना है। एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है। अब वैसे ही एक एबनॉर्मल लॉस होता है। बिजनेस चला रहे हो, छोटा मोटा लॉस होता है तो चलेगा। अचानक से मेरा प्रॉफिट चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, बाकी सारे इंडस्ट्री, किसको छोड़ दो? सैनिटाइजर मास्क को छोड़ दो, ग्रोसरी आइटम को भी छोड़ दो, मेडिकल वाले को भी छोड़ दो, कपड़े दुकान वाले, ज्वेलरी दुकान वाले, और जितने बिजनेस है, प्लास्टिक का हो गया, कॉपी पुस्तक हो गया, एवरी, जैसे मेरी कोचिंग इंडस्ट्री भी समझ लो। देखो 2016, 17, 18 नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था, जैसे 2020 आया हमको लॉस हो गया। कोविड में सब कुछ बंद करना पड़ गया था, अचानक से लॉस हो गया। 2021 भी पूरा लॉस हो गया, फिर वापस हम लोग कवर करके फिर वापस चल रहे थे। तो हर साल मेरा प्रॉफिट धीरे धीरे चल रहा था, मेरा बिजनेस धीरे धीरे चल रहा था। अचानक लॉस आ गया, कोविड के कारण कोचिंग इंडस्ट्री को बंद करना पड़ गया। ठीक है, सब एक अचानक से लॉस हो गया। तो इसके वजह से अगर तुम्हारा गुडविल गिरा है, तो ऐसे लॉसेस को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमने तो उस लॉस को लिख दिया होगा, तो हमने इस लॉस को क्या कर दिया होगा? माइनस कर दिया होगा। तो क्वेश्चन बोलता है गुडविल निकालने के लिए ऐसे लॉस को मत लो, ये तो प्रकृति के कारण हुआ, ये तो भाई नेचुरल हुआ, ये तो ऐसा कुछ आ गया था, नेचुरल क्लाइमेट हुआ जिसके कारण तुमको लॉस हुआ, तो इस लॉस से मेरा गुडविल पूरा गिर जाएगा। बोले नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं थे कि तुम्हारा गुडविल इतना गिर सकता है। तो ऐसे लॉस जो तुमने पहले माइनस कर दिया था, उसको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। जैसे मेरा बिजनेस अच्छा खासा ग्रोथ चल रहा है, प्रॉफिट कमा रहा हूं मैं, लॉस बाय फायर हो गया, आग लग गया, जिससे मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो ऐसे लॉस को कंसिडर मत करो, क्योंकि इस लॉस के कारण तुम्हारा गुडविल जो अच्छा खासा चल रहा था वो पूरा गिर गया, है ना? तो एक बार ऐसा भी याद होगा तुम लोगों को, कपिल शर्मा के सेट में आग लग गया था, तो उसके कारण उसको कई लॉस हुआ। तो ऐसे लॉस के कारण उसका फेमस गिर नहीं जाएगा, वो फेमस अभी भी है, तो ऐसे लॉस को कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लॉस जो पहले माइनस हो चुके होंगे, अकाउंटेंट ने उसको माइनस कर दिया होगा, तो आप लोगों को उसको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। एंड नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस का मतलब नॉर्मल छोटे मोटे खर्चे, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंक चार्जेस हो गया, तो नॉर्मल खर्चा तो माइनस होता है, माइनस करना है। सर कैसे याद करेंगे? लॉस होता है, लॉस होता है माइनस, एबनॉर्मल लॉस प्लस, डन सर। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है? प्लस, एबनॉर्मल होगा तो माइनस, और नॉर्मल एक्सपेंसेस तो माइनस। तो ये तीन इम्पैक्ट अगर क्वेश्चन में कहीं पर लिखा होगा, आपको पहचानना है, अरे ये मेरे बिजनेस का नहीं है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट में से या तो प्लस करना पड़ता है या तो माइनस करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू दिस साइड। उम्मीद करूंगा आपको पुराना याद आ रहा होगा। देखो पूरा का पूरा फ्रेश पढ़ाने के लिए हम नहीं बैठे यहाँ पर। आपने जो पहले पढ़ा हुआ है, 8-10 साल पुराना, साल 20 साल पहले पढ़े होगे, बहुत समय बीत चुका होगा, तो उसको रिकॉल कराने में मैं काम करूंगा। ठीक है, आप पूरा का पूरा फ्रेश पढ़ा दो तो 2 महीने में पूरा फ्रेश, 11, 12, बीकॉम एवरीथिंग 2 महीने में अगर पॉसिबल हो जाता तो कितना ही अच्छा होता। बट हाँ, इतना पढ़ के पढ़ा दूंगा कि तुमको रिवीजन होगा और याद आएगा, यस 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 हमको ये सब पढ़े थे और याद आ रहा है। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ये फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट का। क्या फॉर्मूला होता है? पूरे प्रॉफिट को जोड़ेंगे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इनटू करेंगे परचेज ईयर से, परचेज ईयर जिसका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलता रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है। अगला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? आपके पास प्रॉफिट होगा, आपके पास वेट भी दिया होगा, मैं पूरा डिटेल नहीं दूंगा आपको, प्रॉफिट और आपके पास वेट दिया होगा। इस प्रॉफिट को इस वेट से इनटू कर देना, तो जो प्रॉफिट बनेगा उसको बोलेंगे वेटेड प्रॉफिट। क्या बोलेंगे उसको? वेटेड प्रॉफिट। क्या क्या दिया रहेगा? प्रॉफिट दिया रहेगा और नंबर ऑफ वेट्स दिया होगा, 1 2 3 4 दिया रहता है जनरली। इन दोनों को इंटू कर देना, जैसे इंटू करूंगा वेटेड प्रॉफिट बनेगा। अब इस वेटेड प्रॉफिट को जोड़ लेना, 1 2 3 4 सबको जोड़ लेना और वेट को जोड़ लेना।
इस प्रॉफिट को इस वेट से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, तो यहां पर लिख लेते हैं टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। सर वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट को वेट से इनटू कर दो, जस्ट लाइक एफ और एक्स। आपने स्टैट से पढ़ा होगा, एक्स की वैल्यू दिया रहता है, एफ की वैल्यू दिया रहता है, दोनों को इनटू कर देते थे, वैसे ही कर देना, उसको जोड़कर डिवाइड कर देना। तो इसको करने से आंसर नहीं आएगा, इसको करने से तुम्हारा वेटेड प्रॉफिट आएगा। फिर इस वेटेड प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज ईयर्स इनटू करोगे, तब जाकर तुम्हारा क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। नंबर ऑफ परचेज इनटू करोगे तब जाकर क्या निकलेगा, गुडविल निकलेगा। ठीक है सर, फॉर्मूला सिंपल आपको याद करते चलना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एग्जाम में अगर आता है तो यहां से निकल कर आएगा क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड। सभी को याद होगा, सभी को याद होगा सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट में से, एवरेज प्रॉफिट में से सामान्य नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ को माइनस कर दोगे, एवरेज माइनस नॉर्मल, औसत माइनस सामान्य, अगर ये कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। सर किसमें से, एवरेज प्रॉफिट में से किसको, नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करोगे तो जो तुम्हारा आंसर आएगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग, सुपर प्रॉफिट। सर एवरेज कैसे निकलता है, सबको जोड़कर नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। सर नॉर्मल कैसे निकलता है, देखो नीचे नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल इंप्लॉयड, विनियोजित पूंजी, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल इंप्लॉयड विनियोजित पूंजी में से, विनियोजित पूंजी में इनटू कर दिया है किसका, रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। एक रेट दिया होगा, मान लो 10% होगा, तो इसको इनटू कर देना। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल इंप्लॉयड इंटू रेट बाई 100, विनियोजित पूंजी इंटू दर बटे 100। अगर ये कर दोगे तो तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन सर कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है, कैपिटल इंप्लॉयड होता है एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। रेशो चैप्टर में, रेशो में या कहीं और इसका सेंस अलग है, बट ओवरऑल यही है, एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। सर एसेट्स तो हम सभी पता है, हाँ पता है, सारे एसेट्स आएंगे। कौन कौन सा एसेट्स, करंट एसेट्स आएगा, हाँ, फिक्स्ड एसेट्स आएगा, हाँ, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आएगा। ठीक है, और आउटसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी मतलब वो ऐसा पैसा जो बाहर वाले को देना है। तो अगर बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपने पढ़ा है तो तीन टाइप के लायबिलिटी में रखा था, इक्विटी, मालिक का पैसा, और दो बाहर वाले का पैसा। तो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी सबके सब आउटसाइडर में आएंगे, मालिक का पैसा नहीं आएगा। कोई रिजर्व्स नहीं आएंगे, कोई शेयर कैपिटल नहीं आएंगे, है ना, कोई फंड्स नहीं आएंगे, कोई प्रोविजंस नहीं आएंगे, कोई जनरल रिजर्व नहीं आएंगे, वो सारा नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, संपत्ति माइनस बाह्य दायित्व। अगर ये माइनस कर दूंगा तो तुम्हारे क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं सर, सुपर प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज कैसे निकलता है, सबको जोड़कर 5 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, जो भी दिया होगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। भैया ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। भैया ये आउटसाइडर लायबिलिटी क्या होती है, ऐसे दायित्व जो बाह्य लोगों को देना है। करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व, वो सबको इधर लिख देना, मालिक का पैसा नहीं आना चाहिए। फिर लास्ट में क्या करना है तुमको, ये सब करने के बाद जब सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा तो फिर गुडविल निकालना पड़ेगा। तो गुडविल कैसे निकालेंगे सर, सुपर प्रॉफिट में फिर इंटू कर देंगे किसका, परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर का इंटू कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। तो तीन मेथड हुआ तुम्हारा, कौन कौन सा मेथड हो गया बोलो, एवरेज प्रॉफिट हो गया, वेटेड एवरेज हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया। नाउ अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ाने से पहले मैं एक लाइन बता दूं, कभी भी कैपिटलाइजेशन करो बोलेगा, कैपिटलाइजेशन करो बोलेगा, किसी एक टॉपिक में और तुमको पढ़ाया भी हूँ, किसी वीडियो में था ये टॉपिक, कभी भी किसी भी वैल्यू का कैपिटलाइजेशन करने बोलेगा तो हमेशा ना रेट रहता है ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में, हर में हमेशा क्या रहता है, 100 रहता है। कैपिटलाइजेशन करने बोलेगा ना, ऊपर आएगा 100 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हर में आ जाएगा तुम्हारा रेट।
किसी भी टॉपिक का अगर कैपिटलाइजेशन करने बोलेगा को उल्टा लिखना है, 100 ऊपर लिखना है, रेट नीचे लिखना है। इस बात को याद रख लो। कभी आगे चल के भी कभी ऐसा मौका मिल जाए कि कैपिटलाइजेशन करना है, अच्छा इसका कैपिटलाइजेशन करना है, तो जिसका बोलेगा उसको रखना और उल्टा रखना, 100 ऊपर रखना, 100 नीचे रेट रखना। अब किसका कैपिटलाइजेशन बोलेगा वहां से फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा। देखो क्या कहता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ किसका, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करने बोला, तो एवरेज प्रॉफिट को यहाँ रख दो। एवरेज का कैपिटलाइजेशन बोला तो एवरेज को यहाँ रख लो। फिर इनटू कैपिटलाइजेशन बोला तो ऊपर 100 डिवाइडेड बाय नीचे कौन आ जाएगा, रेट आ जाएगा। और माइनस में करना है तुमको कैपिटल इम्प्लॉयड, माइनस में करना है तुमको क्या, कैपिटल इम्प्लॉयड। सर एक मिनट, कैपिटलाइजेशन करना है, ओके किसका कैपिटलाइजेशन करना है, एवरेज का, तो ऊपर रखना एवरेज। कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है ऊपर 100 नीचे रेट, और माइनस कर देना कैपिटल इम्प्लॉयड। फिर वही पूछेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ किसका बोलेगा, सुपर प्रॉफिट का बोलेगा। तो सर किसका कैपिटलाइजेशन करना, सुपर का, अच्छा तो यहाँ पर आ गया सुपर। सर कैपिटलाइजेशन करना मतलब ऊपर कौन आ जाएगा 100 और नीचे कौन आ जाएगा रेट, और इसमें माइनस भी नहीं है, इसमें माइनस भी नहीं है। एवरेज का करने बोलेगा तो माइनस करना, सुपर का बोलेगा तो माइनस मत करना। क्यों सर ऐसा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालते टाइम तुम कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करते रहते हो। एवरेज माइनस नॉर्मल, तो माइनस नॉर्मल हो चुका है, इसलिए सुपर प्रॉफिट में माइनस मत करना। और एवरेज प्रॉफिट का जब कैपिटलाइजेशन करने बोलेगा तो माइनस वाला एलिमेंट हुआ नहीं है, तो वो माइनस यहाँ पर होगा। आपको एक अच्छा चीज दिखाऊं, ये दोनों के दोनों मेथड के से, दोनों ही मेथड से आंसर सेम आएगा। चाहे तुम कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का करो, चाहे कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का करो, आंसर सेम आएगा। तो चॉइस तुम्हारा है, या तो इस वाले तरीके से बना लेना या तो इस वाले तरीके से बना लेना। अगर क्वेश्चन ये बोलेगा तो इससे बना लेना, ये बोलेगा तो इससे बना लेना, या जो बोलेगा उससे बनाना, आंसर में डिफरेंस नहीं आने वाला। बट द गुड थिंग इज, आप किससे बनाना पसंद करोगे, कि ये वाले से बनाना पसंद करोगे कि ये वाले से बनाना पसंद करोगे। सर ये तो बड़ा सा फॉर्मेट है, एवरेज रखो, फिर 100 रखो, फिर रेट रखो, फिर माइनस कैपिटल इम्प्लॉयड रखो, ये तो बड़ा दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट। छोटा है लेकिन सर इसके पीछे कैलकुलेशन है ना, इसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा, एवरेज माइनस नॉर्मल। नॉर्मल के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट बाई 100। कैपिटल कैसे निकलेगा, एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। तो मेरा सजेशन है कि ये वाले से मेथड से मत बनाना, आप हमेशा इस मेथड से बनाना। क्यों, एवरेज प्रॉफिट तुरंत मिल जाएगा और कैपिटल से माइनस कर देना, फटाक से आंसर आ जाएगा। तभी कंपटीशन करके देखना किसी से, या तुम दो ही क्वेश्चन को एक साथ बनाना, उसी क्वेश्चन को एक बार ये पहले वाले तरीके से बनाना, उसी क्वेश्चन को एक बार सुपर प्रॉफिट का कैपिटलेशन करना, तुम्हारा इसमें टाइम बचेगा। ठीक है, आंसर दोनों का, आंसर दोनों का सेम आएगा, तो क्या फर्क पड़ता है। आप मेरा सजेशन रखो, इतने साल का प्रैक्टिस है, इसको यूज करना, कुछ नहीं बोलेगा तो। और एक अच्छा चीज बता दूं आपको, जो गुड थिंग इज जो बोल रहा था मैं, इसमें परचेज ईयर का यूज ही नहीं है, देख लो, इसमें सीधा गुडविल निकल गया, इसमें सीधा गुडविल निकल गया। तो जब एडवांस लेवल पे जब कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें क्वेश्चन आता है, परचेज ईयर ही नहीं दिया है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ तो गलत है, मिसप्रिंट है, परचेज ईयर नहीं दिया है। बोला परचेज ईयर नहीं दिया तो तेरे पास एक मेथड है ना, परचेज ईयर नहीं दिया तो उसके लिए एक मेथड बना हुआ ना, कौन सा मेथड बना हुआ, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में परचेज ईयर की आवश्यकता ही नहीं है। पूंजीकरण विधि में परचेज ईयर, क्रय वर्ष की आवश्यकता नहीं है, सीधा जिसका बोलेगा उसको ऊपर रखना, एवरेज बोला तो एवरेज इंटू 100 बाई रेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, सुपर बोला तो ऊपर सुपर इंटू 100 बाई रेट, बस हो गया। तो जिसका बोलेगा आप उससे बना लो, यहाँ पर परचेज ईयर की जरूरत नहीं पड़ेगा। कभी भी अगर आपको परचेज ईयर नहीं दिया है तो गलत नहीं है, आप परचेज ईयर नहीं देगा तो कैपिटलाइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेना। सर अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हमको ये फॉर्मूला याद हुआ, अभी प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये फॉर्मूला सारा याद हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, पुराना है, बहुत अच्छा टॉपिक होता है, 12th के बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेकर इसको पढ़ते हैं, बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में, याद भी चीजें हो जाती हैं। आओ एक बार चेक कर लो कौन कौन सा मेथड है। एवरेज का सिंपल एवरेज सभी को जोड़कर उससे नंबर से डिवाइड कर देना और परचेज से इंटू कर देना।
वेटेड नंबर प्रॉफिट का वेट से इंटू करना, वेटेड प्रॉफिट निकलेगा, उसको डिवाइड कर देना टोटल वेट से, नंबर ऑफ ईयर से नहीं, टोटल वेट से डिवाइड कर देना तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। फिर उसको परचेज से इंटू कर देना। सुपर प्रॉफिट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चंस हमेशा पेपर में मिलेंगे आपको। क्या करना है, एवरेज माइनस नॉर्मल। नॉर्मल कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाई 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। 3-4 बार आप बोल बोल के याद कर लो। ठीक है, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब सिखाया भैया, ऊपर 100 नीचे रेट। सर किसका कैपिटलाइजेशन, एवरेज का, तो पहले एवरेज रखना है इंटू 100 बाई रेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सुपर प्रॉफिट का सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट, बस उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नहीं करना है। आओ सर अब फटाफट इसके देखते हैं एमसीक्यूज। बिना परचेज ईयर के जो बन जाता है वो तुम्हारा कैपिटलाइजेशन मेथड। अच्छा एक टॉपिक और छूट गया, नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल के कुछ प्रकार प्रकृति है, ये अननेसेसरली का टॉपिक होता है लेकिन क्वेश्चन इसके दिखता है, मैंने भी देखा सीजी पेपर में 1-2 बार दिख गया है। नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल की प्रकृति, 3 टाइप के नेचर होते हैं। एक डॉग्स गुडविल, एक कैट्स गुडविल और एक होता है रैट्स गुडविल। एक कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, एक बिल्ली के खुद स्वभाव की ख्याति, एक चूहे के स्वभाव की ख्याति। क्या होता है, बहुत जल्दी से खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा डीप में इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो हल्का सा शॉर्टकट बता रहा हूँ उसको सुन के रख लो। देखो, आपका गुडविल, मेरा गुडविल, मेरा जो गुडविल है वो गुडविल किसके जैसा है, इसके जैसा है, किसके जैसा है, किसके जैसा है, मेरा जो गुडविल है किसके जैसा है। तो सुनेंगे ध्यान से सर। सर आपका जो गुडविल है ना, वो आप जिस जगह पर पढ़ा रहे हो ना उस जगह पर डिपेंड नहीं करता। सर योगेश सर का जो गुडविल है वो मेरे साथ ही रहेगा। अगर मैं अपने कोचिंग को छोड़कर किसी और कोचिंग में चले जाऊंगा या इस चैनल को छोड़कर किसी और चैनल में पढ़ाने चले जाऊंगा, तो मेरे सारे के सारे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सारे के सारे स्टूडेंट हैं, वो उस चैनल में चल जाएंगे जिनको मेरे से आदत पड़ गया है पढ़ने का। तो मेरा गुडविल इस चैनल पर नहीं है, मेरा गुडविल इस बिजनेस पर, इस कोचिंग पर नहीं है। कोचिंग चेंज करूंगा, चैनल चेंज करूंगा तो बच्चे वहां चल जाएंगे, वहां पढ़ने आ जाएंगे। तो मेरा गुडविल मेरे साथ है, मेरा गुडविल मेरे इस चैनल के लिए नहीं है, मेरा गुडविल मेरे पर्सनल गुडविल है जो मेरे साथ है, वो ये होता है, जो हमेशा मालिक के साथ घूमता रहता है। ठीक है, तो जब बिजनेसमैन का गुडविल बिजनेसमैन के साथ साथ है, जहां पर मालिक चले जाएगा वहां पर उसका गुडविल चल जाएगा। तो जितने सारे सेलिब्रिटीज हैं, जितने सारे बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, उनकी गुडविल उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है, उनका गुडविल उनके साथ है, तो जहां वो जाएंगे उनका गुडविल वहां जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इसको समझाने के बाद और क्लियर हो जाएगा। राइट्स गुडविल क्या होता है, मेरा गुडविल जो है वो मेरे साथ नहीं, वो मेरे दुकान पर है। दुकान का मालिक कोई और आ जाए, दुकान का मालिक कोई और आ जाए, दुकान का मालिक कोई और आ जाए, उसका गुडविल उसका दुकान पर ही है। आप लोग कभी भी उस दुकान वाले भैया को देखकर नहीं जाते हो, आप हमेशा जाते हो उस शॉप को देखकर कि भैया उस दुकान का मिठाई पसंद है, उस दुकान के कपड़े अच्छे हैं। वहां के मालिक से तुमको मतलब नहीं होता। मालिक कोई और रहेगा तब भी हम वहीं से सामान खरीदेंगे, मालिक नहीं रहेगा तब भी हम वहीं से सामान खरीदेंगे, नौकर है तो भी हम वहीं से सामान खरीद रहे हैं। मतलब सर का गुडविल सर के साथ नहीं है, उनके इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ है, उनके कोचिंग में बैठा हुआ। सर यहाँ चल जाएंगे फिर भी मेरा कोचिंग चलता रहेगा। तो दुकान जो होता है, बिल्ली का जो स्वभाव होता है, बिल्ली जो होती है, कैट जो होती है, वो उस घर में बैठे रहती है, वो घर को कभी नहीं छोड़ती। वहां का मालिक चेंज हो जाएगा तो भी वो बिल्ली कैट जो होती है वो उसी घर में बैठे रहती है। लेकिन डॉग क्या होता है, उस घर में नहीं रहता, मालिक जहां जाएगा उसके पीछे पीछे चल जाता है। तो डॉग नेचर ऑफ गुडविल ऑलवेज फॉलो करता है उसके ओनर को। कैट नेचर ऑफ गुडविल क्या करता है, वो प्लेस को उस जगह को फॉलो करता है। तुम्हारा हुनर के साथ नहीं रहता। जस्ट अगर पीवीआर में मूवी देखने जाते हैं तो अपन को मालिक से मतलब नहीं होता, पीवीआर में जाते हैं तो पीवीआर जगह से, तो उसका गुडविल वही बना हुआ है। एंड रेड टाइप ऑफ गुडविल मिक्स होता है इन दोनों का। हाँ, रैट का नेचर क्या होता है, कभी इधर भागेगा कभी इधर भागेगा, कभी मालिक के साथ भी रहेगा और कभी घर में भी रहेगा। तो रैट जो होता है चूहे के स्वभाव का होता है, जो दोनों का मिक्स बना होता है, जो इसका नेचर भी रखता है जो इसका भी नेचर रखता है। सर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं दूंगा, छोटे बच्चों को पढ़ने में बड़ा मजा आता है, तुमको उतना मजा नहीं आएगा, नहीं पता मजा भी आ रहा होगा पढ़ के, बहुत खास चीज नहीं है सर। रैट, डॉग्स गुडविल, कैट्स गुडविल, रैट्स गुडविल, कुत्ते का स्वभाव, बिल्ली का स्वभाव और चूहे के स्वभाव के क्या थे, 3 होता है। पहला जो डॉग होता है वो मालिक के साथ उसका गुडविल बैठा होता है, कैट जो होता है उस जगह पर बैठा होता है उसका गुडविल, एंड रैट जो होता है वो इधर उधर भागते रहता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनाऊंगा तो तुमको दिखाऊंगा क्या है ना, टेस्ट में मिल जाएगा। अभी तो मैं इसका क्वेश्चन भी नहीं रखा हूँ, टेस्ट सीरीज में डाल के रखा मैंने इसका क्वेश्चन। गुडविल इज अ, फटाफट बताएंगे एमसीक्यू तो फटाफट खत्म करेंगे सर, आदत बन चुका है। गुडविल इज अ, ख्याति क्या है, ख्याति क्या है, टेंजेबल, फिक्टिशियस, इनटेंजेबल, अमूर्त संपत्तियां। हिंदी में इसका आंसर नहीं रखा हूँ, सिंपल सी बात है, ये पता होना चाहिए। टेंजेबल, इनटेंजेबल, इनटेंजेबल मतलब अमूर्त संपत्तियां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर क्रिएटिंग गुडविल, निम्नलिखित में से कौन सा ख्याति का कारण है। ख्याति किसके कारण बनता है, गुडविल किसके कारण बनता है, गुड लोकेशन के कारण,
एफिशिएंट मैनेजमेंट के कारण, क्वालिटी प्रोडक्ट के कारण, ऑल ऑफ दिस के कारण, सभी के सभी कारण होते हैं गुडविल के। अच्छा अच्छे जगह पर होगा, एफिशिएंट मैनेजमेंट, वहां के जो प्रभावी प्रबंधन प्रबंधन बहुत अच्छा चल रहा होगा उनका, क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी के सामान दे रहे हैं, सभी से गुडविल बनता है सर। गुडविल इज वैल्यूड एट द टाइम ऑफ, गुडविल का मूल्यांकन कब किया जाता है, ख्याति का मूल्यांकन कब किया जाता है, साझेदार के प्रवेश में, साझेदार के अवकाश में, या साझेदार के डेथ में, या सभी के कंडीशन में। भैया पार्टनरशिप तो नहीं है, हाँ पार्टनरशिप नहीं है भाई, तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन में नहीं, गुडविल को कब निकालते हैं, जब कोई आए, जब कोई जाए, जब कोई मर जाए, हर कंडीशन में गुडविल निकालना चाहिए, ऑल ऑफ दिस हमेशा निकालना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर द एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि के अनुसार, औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, एवरेज प्रॉफिट इनटू क्रय वर्ष, क्रय वर्ष, यही है सर आंसर, राइट। आगे तो मेरे को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। परचेज गुडविल अपीयर, जब तुम कहीं से किसी का फेमस को खरीद लोगे, किसी का गुडविल को खरीद लोगे, तो उसको गुडविल को कहाँ दिखाओगे, सीधा 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 दिखाओगे, गुडविल एसेट्स होता है, ट्रेडिंग में नहीं जाता, पीएल में नहीं जाता, कैश में नहीं जाता, गुडविल तो एसेट होता है, और एसेट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। तो उसको मैं क्वेश्चन रखा हूँ हिंदी में, ऑप्शन नहीं रखा, सिंपल सा बैलेंस शीट मतलब चिट्ठा, इतना तो सभी समझते ही हैं, और ऑडिटर बनोगे तो आगे चल के कंप्यूटर में इंग्लिश में ही काम चलेगा। सुपर प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, अधिलाभ का क्या मतलब होता है, अधिलाभ का, अधिलाभ का मतलब होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। अब ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक्चुअल माइनस नॉर्मल लिखा है, एक्चुअल को ही क्या बोलते हैं, एवरेज, वास्तविक लाभ को ही क्या बोल देंगे तुम लोग, एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ बोल देना, सब सिंपल है सर, अभी धीरे से लाऊंगा ना एडवांस। और अब ये वीडियो तो दो हिस्सों में बेटा, अभी शेयर से पढ़ना है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट तुमको पता है क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाई 100, क्या सामान्य लाभ कैसे निकलता है, अभी तो फॉर्मूला याद के थे, तो नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाई 100। नेक्स्ट, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100, रेट बाई 100 भी बोल सकते हैं, एसेट और इससे तो नहीं निकलेगा। कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू, पूंजीकृत मूल्य क्या होता है, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ, ऊपर जो 100 दिखेगा, ऊपर जो 100 दिखेगा उसी को सही कर लेना, कैपिटलाइजेशन का मतलब ही होता है ऊपर 100 आएगा, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रेट आएगा। अगला सर, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैं तो यही सब प्रैक्टिकल नहीं बताने वाला, बस पढ़ूंगा और तुम ऊपर छोड़ते जाऊंगा, देखते रहना कितना बनेगा। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 60,000, एवरेज प्रॉफिट दे दिया है, औसत लाभ 60,000। गुडविल इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज दिया हुआ है, परचेज ईयर 4, तो आंसर क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, 60,000 एवरेज निकाल कर दे दिया है, परचेज ईयर 4 है, 6 4 जा 24, 2,40,000 आंसर, ठीक है। सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट दिया 90,000, गुडविल है 3 ईयर का, सुपर प्रॉफिट है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो बोलो बोलो, मन में बोलते जाओ, अपने घर में बैठे हो तो पढ़ते रहो, बोल बोल के बोलो, सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज माइनस नॉर्मल, 1,20,000 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 30,000 बचेगा, परचेजर कितना है, 3, 30 का 3 से इंटू करो कितना बनेगा, 90,000, डन सर, सही बोल रहे हो, है ना, ये सब क्वेश्चन आप बना सकते हो, बिल्कुल पीडीएफ से वापस बनाए। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 8 लाख, एवरेज प्रॉफिट दिया है 1,20,000, नॉर्मल रेट दिया है 10%, सुपर प्रॉफिट से बनाना है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज है, नॉर्मल नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड का 10%, बोलो 80,000 का 10%, 8 लाख का 10%, 80,000, तो यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया मेरा 80,000, ठीक है। हम्म, अब बोलो एवरेज माइनस नॉर्मल, 1,20,000 में 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 40,000, 40 का 3 से इंटू का 4 3 जा 12, 1,20,000, 1,20,000 आंसर, खत्म सर, ठीक है, इजी है। अगर पकड़ में नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे करके वापस पीडीएफ को डाउनलोड करके बनाना, सर आप बहुत तेज बना रहे हो, नहीं भैया, अगर अच्छा टॉपिक होता तो मैं खुद आराम से चलता, इतना टफ नहीं है जो मैं बहुत स्लो चलूं। एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ 2,10,000, औसत लाभ, औसत लाभ यहाँ गलत छप गया है क्या, हाँ ये 2,10,000 है, इंग्लिश हिंदी में गलत छपा है, एवरेज प्रॉफिट है 2,10,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है 15 लाख, हाँ 15 लाख है विनियोजित पूंजी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सामान्य दर 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है,
फाइंड द गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ द 4 ईयर परचेज ऑफ द, और सैलरी भी दिया हुआ है 10,000 का। अच्छा, सैलरी भी दिया है 10,000 का, वेतन 10,000 का दिया, 4 से बनाना। मेथड बताओ ना सर, मेथड क्या? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल। रुको, एवरेज कितना? 2,10,000 मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। 2,10,000 का मेरा एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख। 15 लाख का 10% कितना बन गया? 1,50,000। 1,50,000 का मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। ये है मेरा एवरेज, ये है मेरा नॉर्मल। नहीं लिख रहा हूँ, सुन लेना। ये है मेरा एवरेज, ये है मेरा नॉर्मल। भैया दिमाग में ना सैलरी डिस्टर्ब कर रहा है, ये डिस्टर्ब इस सैलरी कर रहा है। सैलरी नहीं रहता तो बना लेते। सैलरी क्या है? नॉर्मल खर्चा। तो सैलरी यहाँ से काट लो। अच्छा, मतलब जब भी कोई खर्चा आएगा तो उसका एवरेज में से काटेंगे? यस भैया, एवरेज से काटेंगे। तो कितना आ गया सर? 2 लाख। 2 लाख का मेरा एवरेज प्रॉफिट, 1.5 लाख का मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। 2 लाख में से 1.5 लाख माइनस करूंगा तो 50,000। सुपर प्रॉफिट आ गया 50,000। परचेज ईयर कितना दिया है? 4। 50,000 का 4 से इंटू करूंगा, 5 4 जा 20। 2 लाख का आंसर। 2 लाख का आंसर। क्या रूल सीखने को मिल गया सर? पूरा कौन लिखेगा? नहीं तो ऐसे लिखना पड़ेगा, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज तुम्हारा कितने का है? 2,10,000 में से सैलरी दे दिया 10,000, बचा कितना? 2 लाख का। माइनस नॉर्मल कितने का? 1,50,000 का। फिर लिखेंगे 1,50,000 इंटू परचेज ईयर 4, तो नहीं 50,000 बचेगा। उसमें परचेज ईयर 4 करूंगा तो कितना आएगा? 2 लाख। सर ये सब मन में करो, इतने बड़े हो गए हैं हम लोग और इतना कुछ पढ़ रहे हैं कि ये सब एक 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 करके लिखने वाला टॉपिक नहीं है। अगर आप यहाँ पर एक 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 फॉर्मूला लिखकर बनाओगे तो खत्म हो जाएंगे सर, नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो। एवरेज प्रॉफिट था मेरा 2,10,000 का, उसमें से सैलरी 10,000 माइनस किया था 2 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट 15 लाख का 10%, 1,50,000। 2 लाख में से 150 माइनस होगा तो 50,000। 50,000 को 4 से इंटू करूंगा तो 2 लाख। डन सर। विच मेथड इज यूज्ड टू वैल्यू गुडविल बेस्ड ऑन द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? भविष्य में बनाए रखने योग्य लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किस विधि से कर सकते हैं? इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, एवरेज से बना सकते हो। सब में क्या है? सब में क्या है? प्रॉफिट है सभी का, ऑल ऑफ दिस, सभी से बना सकते हैं। आगे सर। सर सेक्शन बी, आज के क्लास का सेक्शन बी है तुम्हारा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अंशों का मूल्यांकन। वैल्यूएशन ऑफ शेयर के बारे में पढ़ेंगे अब, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर स्टार्ट करने से पहले टेस्ट इन्फॉर्मेशन फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज 1 जून से सेल होगा। जो भी जिनको भी टेस्ट सीरीज परचेस करने हैं, मैंने उसमें 1 2 नंबर और टेस्ट बढ़ाए हैं। आज ही टेस्ट बन रहा था तो उसमें मैंने एक और टेस्ट ऐड करवा दिया, तो टोटल 15 से 16 टेस्ट होने वाला तुम्हारा। और मैं अपने मन से और भी बहुत सारा पीडीएफ दूंगा। ऑडिटिंग का तो भर के क्वेश्चंस देने वाला तुमको मैं। तो जो कोई भी यूट्यूब, सॉरी, व्हाट्सएप चैनल में मेरे ज्वाइन नहीं है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो। उसमें ऑडिटिंग के भर के क्वेश्चंस देंगे तुमको पढ़ने के लिए, क्योंकि ऑडिटिंग एक थोड़ा सा 35% का वेटेज रहता है, उसका प्रैक्टिस भी अभी ज्यादा हुआ नहीं है ना। तो टेस्ट सीरीज जिनको भी परचेस करना होगा, 1 जून से आप परचेस करोगे। आपको एक यूनिक पासवर्ड दिया जाएगा, उस पासवर्ड या आईडी से ही आप हर टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे। एक बार अगर वो आईडी आप डालोगे, दोबारा वो फिर किसी और को शेयर करोगे तो काम नहीं करेगा। और किसी और ने जिसको तुम शेयर कर दिए, वो पहले अपना आईडी डाल दिया तो तुम्हारा टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और टेस्ट को अटेम्प्ट एक ही बार किया जा सकता है। उसको वापस मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा जितने लोग परचेस करेंगे, ताकि आप उससे वापस प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा बार 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 बार। जैसे 2 3 बोल रहे थे कि हमको और भी बार अटेम्प्ट करना है, तो टेस्ट जैसा तब होगा ना जब एक बार अटेम्प्ट करोगे, उसका स्कोर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करो, उसको पीडीएफ के फॉर्म में वापस आप रिवाइज करने लग जाओ। तो 1 जून से टेस्ट सीरीज सेल होगा। आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पर या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करो, मैं आपको स्कैन दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हैं 1 जून से। चलिए, सो वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अंशों का मूल्यांकन। ठीक है, ख्याति गुडविल निकालने का अपने पास कितना मेथड था? 4। ये जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हैं, शेयर का वैल्यू निकालना है, इसके भी कुछ मेथड है। बट तुमको मैं पहले ये बता दूं कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर होता क्या है, शेयर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सर शेयर की वैल्यू तो हम नहीं निकालते, तो शेयर मार्केट डिसाइड करता है। हाँ, शेयर मार्केट डिसाइड करता है। शेयर मार्केट में डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस लगते हैं, मांग और पूर्ति की शक्तियां लगती हैं, इसके वजह से शेयर का प्राइस बढ़ता है और शेयर का प्राइस गिरता है।
एब्सोल्युटली करेक्ट सर। या शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड ज्यादा है इसलिए बढ़ेगा, और जब उसका सेल ज्यादा हो रहा होगा, सप्लाई ज्यादा होगा, तो शेयर का प्राइस गिरेगा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? आप मुझे बताओ, शेयर का प्राइस बढ़ा, शेयर का प्राइस गिरा, ये तो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट के मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेकिन पहले एक बेस प्राइस तो होगा, तभी तो डिमांड एंड सप्लाई होगा। बेस प्राइस नहीं रहेगा तो आप कैसे खरीदोगे बेचोगे? सीधा मार्केट जब शेयर जाएगा तो उसका एक बेस प्राइस तो डिसाइड करना पड़ता है ना? जैसे कि फेस वैल्यू जैसा हो गया कुछ, तो शेयर का पहले एक ओरिजिनल प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। वो प्राइस डिसाइड करते हैं कंपनी के एसेट्स के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, या कंपनी के अर्निंग के हिसाब से उसका एक प्राइस होता है। अब इस प्राइस के हिसाब से वो शेयर बढ़ गया या कम हो गया बताया जाता है। जैसे मैं तुमको बोलता हूं कि किसी कंपनी का शेयर का प्राइस 120 है, बताओ ज्यादा है कि कम है? महंगा है कि सस्ता है? बताओ खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? 120 रुपए का शेयर चल रहा है, महंगा है कि सस्ता है, खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? तुम तो सिर्फ 120 देखकर बोल दोगे सस्ता है खरीद लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। इसका कुछ एक बेस प्राइस होगा ना, जो कंपनी के एसेट्स पर या फिर कंपनी के अर्निंग के हिसाब से निकाला जाएगा। तो मैं बेस प्राइस बताता हूँ तुम्हारा कितना रुपया आ रहा है, 40। कोई मेथड लगाकर जो भी तुमको सिखाऊंगा। अब इस 40 के हिसाब से देखोगे 120 रुपए, ये तो महंगा है सर। तो बोलो ये शेयर अब ये सस्ता है कि महंगा है? महंगा हो गया, है ना? अगर आप एसेट और वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो उसका बेस प्राइस निकल रहा है 140 रुपए, जो तुम निकालोगे। और 140 हिसाब से कितना में बिक रहा है मार्केट में? 120 में 20 रुपए डिस्काउंट, सस्ते मिल रहा है, खरीद लो सर। कंपनी का जो शेयर होता है उसका एक वैल्यू तुमको निकालना पड़ेगा। फिर शेयर मार्केट में क्या चल रहा है वो हमारा काम नहीं है, वो एनालाइज करने का काम है। तो आप किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू कैसे निकालोगे? आपके पास दो इंफॉर्मेशन है। पहला, इंट्रिंसिक वैल्यू, आंतरिक मूल्य, इसी को नेट एसेट मेथड भी बोलेंगे, शुद्ध संपत्ति, इसी को नेट एसेट शुद्ध संपत्ति बोलेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, आंतरिक मूल्य कैसे निकाला जाता है? देखो, नेट एसेट्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर, समता अंशधारियों का, समता अंशधारियों का शुद्ध संपत्ति मूल्य, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए नेट एसेट चाहिए, ठीक है? और डिवाइडेड बाय किससे कर देना? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देना। सर कैसे कैसे कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? देखो, एसेट्स, पूरे एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दो, प्रेफरेंस शेयर को माइनस कर दो, तो जो एसेट्स बचा वो किसका बचा है? इक्विटी शेयर होल्डर का बचा है। कैसे कैसे, आपको सिंपल से बताता हूँ। देखो, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, चार चीज है, और दो लोग हैं। एक इक्विटी शेयर है, एक प्रेफरेंस शेयर है, और बैंक लोन भी है, तीन लोग हैं। हमने बोला इक्विटी का वैल्यू निकालो, तो लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर को जोड़ लो, इसमें से बैंक का लोन को माइनस कर दो, इसमें से प्रेफरेंस शेयर को माइनस कर दो, तो जो ये बचा, ये जो बचा किसका बचा? ये इक्विटी का बचा। ये जो लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर बचा, ये किसका बचा? इक्विटी का बचा। तो उसी को बोलते हैं शुद्ध संपत्ति, नेट एसेट। नेट एसेट कैसे आएगा? नेट एसेट निकालने के लिए देखो, टोटल एसेट में से सारे दायित्व को माइनस कर दो, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी माइनस कर दो, अगर होगा तो जो बचेगा, जो एसेट बचेगा वो क्या बचेगा? नेट एसेट बचेगा। किसके लिए बचेगा? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचेगा। क्योंकि भैया ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा है, तो नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देना। नंबर ऑफ इक्विटी, क्योंकि इक्विटी का बचा था, नंबर इक्विटी से डिवाइड कर देना। तो ये पहला मेथड होता है एसेट्स मेथड। इसका नाम ही एसेट पड़ा है, मतलब ऊपर क्या रखना है आपको? एसेट। कौन सा एसेट? नेट एसेट। नेट एसेट कैसे निकलेगा? टोटल एसेट में से सारा दायित्व, लायबिलिटी माइनस कर दो, प्रेफरेंस शेयर को माइनस कर दो, इक्विटी का बचाओ और उसको इक्विटी से डिवाइड कर दो, ठीक है? अगला मेथड कौन सा है? इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या कहता है? सबसे पहले वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 करना, फिर उसको डिवाइड करना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। दो तीन तरीका होता है इसको बनाने का, बट ये ज्यादा इजी होता है। दूसरा क्या लिखा हुआ है? वैल्यू ऑफ पर शेयर, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द बिजनेस, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। छोड़ो इसको, आप क्या करोगे? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जितना तुम प्रॉफिट कमाने वाले होगे उसको डिवाइड कर देना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इनटू 100 कर देना, और डिवाइड कर देना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, ठीक है? सर क्वेश्चन बनाएंगे, इसका एक और तरीका होता है, आई थिंक मेरे पास याद आ रहा होगा मुझे, प्रॉफिट आएगा डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल
इंटू 100 आता है, फिर एक रेट निकलेगा, इसी रेट को नॉर्मल रेट से डिवाइड करते हैं, नॉर्मल रेट से डिवाइड करते हैं और इंटू 100 कर देते हैं, ऐसा कुछ आता है, तो इसकी वैल्यू भी निकल जाती है। खैर अपन चेक करते हैं, इससे बन गया तो ठीक, नहीं तो फिर मैं दूसरा मेथड बता दूंगा उससे कैसे बनाना है। ठीक है, फिलहाल के लिए तुमको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, इसको कैसे यूज करते हैं। मेरे पास जो है वो लॉन्ग कट फॉर्मूला है, शायद तुम्हारे बुक में भी कुछ और फॉर्मूला दिखेगा, तो डाउट है मत आना। तुम्हारे बुक में अगर कोई बुक होगी तुम्हारे पास, तो उसमें जो फॉर्मूला होगा तब उससे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखो कैसे बनाना है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जितना तुम प्रॉफिट कमा सकते हो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बहुत सारे फॉर्मूला का समराइज निकला हुआ है, इनटू 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कोशिश करते हैं। अब तीसरा मेथड जो होता है फेयर वैल्यू मेथड। हाँ, फेयर वैल्यू मेथड क्या बोलता है, एसेट मेथड का आंसर आंसर निकाल लो, इनकम मेथड से आंसर निकाल लो, दोनों आंसर को जोड़ के दो से डिवाइड कर दो। क्या क्या क्या, पहला मेथड से आंसर निकालो, दूसरा मेथड से आंसर निकालो, दोनों मेथड को जोड़ के दो से डिवाइड कर दो, एवरेज आंसर निकालो। उसी एवरेज को क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू मेथड। देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू पहला वाला मेथड, दूसरा इनकम मेथड, दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अच्छा ऐसा, यस। आओ चेक करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा लंबा लंबा लेक्चर नहीं, गुडविल में थोड़ा ज्यादा था। यहाँ क्वेश्चन ही आपको बना के दिखाता हूँ। कहाँ गए क्वेश्चन सारे। हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू। हाँ, आंतरिक मूल्य विधि, इंट्रिंसिक वैल्यू बेस्ड ऑन आंतरिक मूल्य विधि किस पर आधारित है, फ्यूचर प्रॉफिट पर नहीं, नेट एसेट्स पर हाँ, सेल्स पर नहीं, डिविडेंड पर नहीं पूछेगा। अच्छा, इसके बहुत ऐसे स्पेशल टफ नहीं, गुडविल के निकल जाएगा, इसका एक हल्का सा क्वेश्चन निकलेगा। अब बड़े बड़े लेक्चर नहीं जो मैं अपना टाइम और तुम्हारा टाइम खराब करूं, अच्छे लेक्चर मैंने डेढ़ घंटे के हिसाब से लिया है, जहाँ बहुत कुछ पढ़ाना पड़ता है, तो ये सिंपल सा था। अगला, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर कैसे निकालना है, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर, फेयर वैल्यू कैसे निकालना है, पहला मेथड को दूसरा मेथड को दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर दो, तो क्या बोलता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू इनटू यील्ड वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस बाजार मूल्य डिवाइडेड बाय 2। यस सर, आप इसको पढ़ना, टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। इसमें सारा चीज तो कवर नहीं करा पाऊंगा, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा दे रहा हूँ, एमसीक्यू तो आप वैसे भी बनाते हो कहीं ना कहीं से। नेट एसेट्स अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर मीन्स, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो बचा उसका क्या मतलब होता है, टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर दो और प्रेफरेंस कैपिटल को भी माइनस कर दो। टोटल एसेट्स में से दायित्व को माइनस कर दो, प्रेफरेंस होल्डर को भी माइनस कर दो, जो भी फॉर्मूला सीखा है वहीं से बना है सर ये। अगला चेक करो क्या कहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू 120, यील्ड वैल्यू इनकम वैल्यू से 180, फेयर वैल्यू क्या होगा, दोनों को जोड़ोगे दो से डिवाइड करोगे, 120 180 दोनों को जोड़ूंगा 300, 300 को दो से डिवाइड करूंगा तो 150 आ जाएगा, राइट आंसर इज 150। आगे सर, विच मेथड कंसिडर बोथ एसेट एंड अर्निंग कैपेसिटी, दोनों किस में आ जाता है, दोनों के दोनों किस में मेथड में आते हैं, दोनों के दोनों इसमें आएंगे ना, फेयर में। फेयर में ये वाला मेथड भी आ जाता है, ये वाला मेथड भी आता है, दोनों मेथड आते हैं, तो ये बन जाएगा तुम्हारा। और कोई क्वेश्चन, आगे चेक करें। इन वैल्यूएशन ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग, अंशों का मूल्यांकन में पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश पूंजी को किसकी गणना में घटाया जाता है, यील्ड वैल्यू में, नेट एसेट्स अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर में, फेयर वैल्यू में, डिविडेंड में। देखो, नेट एसेट्स जो इक्विटी शेयर के लिए निकाल रहा हूं, तो प्रेफरेंस को तो माइनस करना पड़ेगा ना, अगर आप इक्विटी शेयर का आंसर निकाल रहे हो तो प्रेफरेंस को माइनस करना पड़ेगा, तो नेट एसेट्स में अगर इक्विटी शेयर के लिए निकाल रहा हूं तो प्रेफरेंस को माइनस करना पड़ेगा। अगला, नेट एसेट्स अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर 72 लाख, ठीक है, 72 लाख का मेरे पास एसेट्स है। ओके, आगे, एंड द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना, 60,000, 60,000 इक्विटी शेयर है, इसको डिवाइड कर देता हूँ, 120 रुपए पर शेयर, 120 रुपए पर शेयर। ऐसे सिंपल बेसिक आएगा सर, बहुत हाई फाई वाले चैप्टर नहीं है ये। ठीक है, वैसे भी कई लोग तो इसको पढ़ भी नहीं रहे थे, सबको कॉस्ट ऑडिटिंग ये पढ़ना, ये चैप्टर काम का सर है, इसमें भी छोटे छोटे से क्वेश्चंस बनते हैं। आओ, द कंपनी है, कंपनी के पास टोटल एसेट्स है,
लायबिलिटी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। क्या करेंगे? एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज और प्रेफरेंस शेयर। तो देखो 25 और 15 कितना हो गया? 40, 40 लाख। और 1 करोड़ 20 लाख में से 40 लाख माइनस करूंगा तो कितना लाख आ जाएगा? 80 लाख आ जाएगा। 80 लाख को 80,000 से डिवाइड करूंगा तो आई थिंक 100 रुपए आ जाएगा, राइट? 100 रुपए का आंसर। नहीं समझे कैसे कैसे किए? हो जाएगा ना आपसे? सर ये टोटल एसेट्स में से ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, सॉरी ये दोनों माइनस होंगे और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देना। तो 15 और 25 40, 1 करोड़ 20 लाख में से 40 लाख माइनस करूंगा तो 80 लाख बचेगा। 80 लाख को 80,000 से डिवाइड करूंगा तो 100 रुपए का एक शेयर आ जाएगा। खत्म सर। ठीक है। इसके बाद नहीं है। मैंने ज्यादा क्वेश्चन इसके बारे में नहीं लिखा है। टेस्ट सीरीज में तुमको बहुत सारा मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मैं वैसे भी बेसिक, अगर मैं एमसीक्यू को ही इतना सारा प्रैक्टिस कराऊंगा तो बहुत सारे टॉपिक हैं डिस्कशन करने के लिए। सो आज के क्लास में हमने पढ़ा गुडविल वैल्यूएशन ऑफ शेयर, गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एक सुपर प्रॉफिट मेथड। काम का चीज सुपर प्रॉफिट। ओके सर। कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब होता है? क्या सीखे कैपिटलाइजेशन का मतलब? कैपिटलाइजेशन, जिसका कैपिटलाइजेशन बोलेगा उसको रखना, वो इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर एवरेज वाला। और सुपर वाले में वो भी नहीं है सर। कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों कैपिटलाइजेशन मेथड में दोनों में आंसर सेम आएगा। हाँ, हमको कौन सा मेथड यूज करना है? फर्स्ट वाला, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट यूज करना जल्दी बनता है एज कंपेरिजन टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है। इसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो कैपिटलाइजेशन से आंसर निकाल लेना। ठीक है। तो गुडविल सिंपल सा आएगा, 3 टाइप का नेचर होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं लॉट ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये उलझे हुए टॉपिक नहीं है। बार बार वही 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 टॉपिक ही आने वाला है। क्योंकि कैसे शेयर निकालना है, कैसे गुडविल, तो शेयर निकालने का कितना मेथड होता है? 3 होता है। एक नेट एसेट इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, आंतरिक मूल्य, उसमें एसेट में से लायबिलिटी माइनस करूंगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को माइनस कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। और यील्ड वाले में आ जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा ऊपर, नीचे आएगा नॉर्मल रेट, इनटू कर देंगे 100, फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। या फिर अगर तुम किसी कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक में जो बीकॉम सेकंड ईयर की उसमें कुछ अलग दिया होगा, उस फॉर्मूला से भी आप पढ़ सकते हो। उसमें एक्चुअली एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ता है, फिर नॉर्मल रेट से डिवाइड करके इनटू पेड कैपिटल करना पड़ता है। वहां पे कुछ और फॉर्मूला वो भी सही है, ये सब समराइज होता है तो ये कट के निकलता है। ठीक है। एंड फेयर वैल्यू मेथड क्या होता है? पहला मेथड दूसरा मेथड दोनों को डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? फेयर वैल्यू, उचित मूल्य भी दिया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ छोटे से एमसीक्यू थे और एक अच्छा सा वीडियो था ये। उम्मीद करूंगा आप लोगों को पढ़ के बड़ा मजा आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही मुझे भी समझ में आता है कि हाँ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और बड़े जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। तो जल्द ही अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेशोस के बारे में। और नाउ फाइनली टॉपिक आ चुका है रेशो और कॉस्ट। कॉस्ट और रेशो, जितने सारे लोग बोल रहे थे सर कॉस्ट पढ़ा दो, रेशो पढ़ा दो, कॉस्ट पढ़ा दो, अगला वीडियो 100% कॉस्ट एंड रेशो के ऊपर ही बनने वाला है। ठीक है। उसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं, और कॉस्ट मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसको एक ही वीडियो में समेटू, 1 से 1.5 घंटे का वीडियो रहेगा, या 2 हिस्से में बना देंगे। एक में कॉस्ट की थ्योरी थ्योरी रख लेंगे और एक में रेशोस के बारे में रख लेंगे। तो रेशो के क्वेश्चन 1 से 2 निकलने वाले हैं जो कहीं ना कहीं काम आएंगे। सो थैंक यू सो मच। आप सभी वीडियो को लाइक करो, शेयर एंड कमेंट जो भी तुमको लगता है बिल्कुल किया करो। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग जल्दी। थैंक यू सो मच।